फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है रिकर्शन। तो आज हम जानेंगे कि रिकर्शन क्या है और किस तरह से ये काम करता है। Recursion, introduction and information. First of all, what is recursion? Recursion is a programming technique that allows programmer to express operations in terms of themselves. एक्चुअली एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिसमें कि आप जब अपना कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में एक्सप्रेशंस के जो टर्म्स हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं, मतलब जब आप बहुत सारी स्टेप्स लेते हैं तो आप ये तो बताते हैं कि स्टेप्स हों, लेकिन वो किस तरह से परफॉर्म हो उसके लिए आप कुछ नहीं करते हैं। मतलब वो स्टेप 1 बाय 1 परफॉर्म होती हैं, आप तो एक लूप चला देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप उनको भी उनके हिसाब से आप चीज़ों को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत छोटी सी चीज है कि फंक्शन का एक ऐसा तरीका, रिकर्शन जो है वो फंक्शन को लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। यानी जब भी आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें ऐसा कोई फंक्शन बना रहे हैं कि फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल किया जाए, और वो भी उस फंक्शन को कॉल किया जाए जिस फंक्शन के अंदर कॉलिंग स्टेटमेंट लिखी है। अभी तक आपने फंक्शन को बहुत बार कॉल किया, आपने बहुत से प्रोग्राम बना के देखे, हमने भी आपको दिखाए, लेकिन उसमें आपने क्या किया कि यूजुअली आपने मेन फंक्शन में किसी और फंक्शन को कॉल किया, वो फंक्शन मेन के बाहर बना हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि मेन में ही जरूरी नहीं कि आप फंक्शन कॉल करें, हो सकता है आपने एक प्रोग्राम में 3 फंक्शन बनाए हो और मेन भी बनाया हो और आप बाकी के 3 में से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हर बार जब भी आप फंक्शन की कॉलिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं कि फंक्शन कहीं और लिखा होता है उसी प्रोग्राम में और उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कॉल करते हैं। लेकिन रिकर्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है उससे। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो वो हमारा कहलाता है रिकर्शन। अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन. Recursion is a useful way to think of recursive functions, to imagine them and process being performed where one of the instruction is to repeat the process. मतलब यानी आपको रिकर्शन का यूज तभी करना है जब आप कोई इस तरह का फंक्शन लिख रहे हैं या उसमें फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें आप किसी प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब कोई भी आप लूप वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं, यानी रिकर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। This makes it sound very similar to a loop because it repeats the same code and in some ways it is similar to looping. तो इसीलिए आप जब लूप का इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरीके का ये लग भी रहा है कि कोई प्रोसेस रिपीट करना, तो जाहिर सी बात है कि वो लूप जैसा ही लगेगा और इसीलिए ये लूप से सिमिलर भी है। ऐसे भी कह सकते हैं कि लूप के जैसा ही है ये हमारा प्रोग्राम, जो जब हम रिकर्शन लिखते हैं या रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो वो लूप के जैसा ही लगता है। On the other hand, recursion makes it easier to express ideas in which the result of the recursive call is necessary to complete the task. Usually ऐसा होता है कि recursion का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रोग्राम को जो लिख रहे हैं बिना रिकर्शन के, जो भी फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप आसानी से अपना फंक्शन लिख सकते हैं अगर आप रिकर्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम स्टेप्स में आपके टास्क को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है। Of course, it must be possible for the process to sometimes be completed without the recursive call. बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोई प्रोग्राम रिकर्शन से बना रहे हैं तो वो बिना रिकर्शन के नहीं बन सकता, या अगर कोई प्रोग्राम आप बिना रिकर्शन के बना रहे हैं तो उससे मतलब बिना रिकर्शन के नहीं हो सकता या रिकर्शन से नहीं हो सकता। रेपिटेशन वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली वो सभी प्रोग्राम रिकर्शन से बनाए जा सकते हैं, या फिर जिन प्रोग्राम्स को आप रिकर्शन से बना रहे हैं वो बिना रिकर्शन के भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो रिकर्शन से बना तो वो रिकर्शन से ही बनेगा, वो और किसी चीज से बन ही नहीं सकता, मतलब बिना रिकर्शन के आप उसे यूज ही नहीं कर सकते। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। वन सिंपल एग्जाम्पल इज द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ वॉल दैट इज 10 फीट हाई। अब मान लीजिए अगर हमें एक दीवार बनानी है जिसकी हाइट 10 फीट की है, एंड if I want to build a 10-foot high wall, then I will first build a 9-foot high wall.
जाहिर सी बात है, आपने बहुत लोगों को बहुत बार कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा कि लोग वॉल्स बनाते हैं, तो जो आपका जो भी मैसन है जो बना रहा है दीवार, वो हमेशा क्या करता है कि अगर कितनी भी ऊंची दीवार बनानी है उसकी शुरुआत नीचे से करता है और एक एक ईंट को लगा लगा करके फाइनली वो पूरी की पूरी वॉल को बना लेता है, चाहे वो 9-10 फीट हो या वो 100 फीट हाई वॉल ही क्यों ना हो। Conceptually, this is like saying the building wall function takes a height, and if that height is greater than 1, first calls itself to build a lower wall and then adds 1 a foot of bricks. मतलब कि जब भी कभी उसे दीवार बनाने का काम दिया जाता है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले वो हाइट लेता है कि कितनी हाइट है, और उसकी हाइट यदि एक से ज्यादा है तो वो सबसे पहले तो नीचे की दीवार बनाएगा, यानी नीचे का हिस्सा बनाएगा, और फिर उसके आगे वो फिर 1 फुट की दीवार बनाएगा या ब्रिक्स को रखेगा और दीवार की बनाने की प्रोसेस शुरू करेगा। जो फंक्शन कॉल किया जाता है जब हम कोई रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं, यानी रिकर्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो अभी एक चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि रिकर्सिव फंक्शन का मतलब ही है, या रिकर्शन प्रोसेस का मतलब ही है कि जो फंक्शन लिखा जा रहा है उसमें वही फंक्शन कॉल भी किया जाएगा। ये तो आपको ध्यान रखना है। तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल होगा वो भी वही फंक्शन होगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी ये ध्यान रखनी है कि यूजुअली रूट्स को रिप्लेस करने के लिए इस प्रोसेस का, इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो जिस फंक्शन को आप कॉल करते हैं, यानी अंदर वाला जो फंक्शन होता है, वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन, और फंक्शन को खुद ही कॉल करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है रिकर्शन। A recursive function performs the task by dividing it into the subtasks. कोई भी रिकर्सिव फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो एक बड़े से काम को छोटे छोटे स्टेप्स में या छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देता है। दिस इज अ टर्मिनेशन देयर इज अ टर्मिनेशन कंडीशन डिफाइंड इन द फंक्शन विच इज सेटिस्फाइड बाय सम स्पेसिफिक सब टास्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रिकर्शन के दौरान याद रखनी है। यानी रिकर्सिव फंक्शन को खत्म करने के लिए अगर हम लूप यूज कर रहे होते हैं तब तो हमें पता है कि हमारा लूप कब रुकना चाहिए। हम लूप में कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप आपका जो है आगे ना जाए। लेकिन जब आप रिकर्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई लूप तो लिख नहीं रहे, और जब आप लूप नहीं लिख रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप्स कितनी बार हों, कहाँ तक हों। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक रिकर्सिव फंक्शन में एक टर्मिनेशन कंडीशन जरूर होती है। कोई भी एक कंडीशन जो जरूर लगाई जाएगी जिसकी मदद से कंपाइलर उसे चेक करेगा, और जब वो कंडीशन ट्रू होगी या हो सकता है हम फॉल्स करने के लिए दें, तो वहां हमारा जो है प्रोग्राम या हमारी जो रेपिटेशन का जो स्टेप है वो टर्मिनेट होगा। तो इसी के लिए बताया गया है कि यहाँ पर एक टर्मिनेशन कंडीशन जरूर होती है जो कि किसी सब टास्क से टर्मिनेट होती है, सेटिस्फाई होती है। आफ्टर दिस द रिकर्शन स्टॉप्स। जैसे ही हमारी टर्मिनेशन कंडीशन मिलती है तो रिकर्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, एंड फाइनल रिजल्ट इज रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, और जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होता है वो उस फंक्शन में आ जाता है। द केस एट विच द फंक्शन डजंट रिकर इज कॉल्ड द बेस केस। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे रिकर्शन नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन को हम बेस केस कहते हैं। वेयर एज द इंस्टांसेस वेयर द फंक्शन कीप्स कॉलिंग इटसेल्फ टू परफॉर्म अ सब टास्क, यानी जब तक कि ये बार बार फंक्शन को कॉल करने की प्रक्रिया जारी रहती है तो ऐसे केस को कहते हैं रिकर्सिव केस। जब टर्मिनेशन कंडीशन आती है, यानी जिस केस की मदद से टर्मिनेशन कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं बेस केस, और जिसकी मदद से रिकर्शन की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है उसको कहते हैं रिकर्सिव केस। ऑल द रिकर्सिव फंक्शंस कैन बी रिटन यूजिंग दिस फॉर्मेट। किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को यदि आपको लिखना है तो उसके लिए आगे फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम रिकर्सिव फंक्शन को लिख सकते हैं। एक आपको फॉर्मेट यहाँ दिखा रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन का, उसी के आधार पे आप एक रिकर्शन फंक्शन लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है इफ, और टेस्ट फॉर बेस। यहाँ पर हमने क्या किया, बेस केस को चेक किया, यानी कब बेस केस एग्जीक्यूट होगा। और बेस केस एग्जीक्यूट होने का मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो रिकर्शन का प्रोसेस है वो कब खत्म होगा। तो ये टर्मिनेशन के लिए हम देख रहे हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, यानी कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, और टर्मिनेशन पे क्या होगा कि जो भी आउटपुट जनरेट हुआ होगा वो रिटर्न कर दीजिए। ये तो हो गया बेस केस के लिए। लेकिन अगर रिकर्सिव बेस देखना है हमें, मतलब कि हमारा रिकर्शन चलता रहे, तो उसके लिए हम कहते हैं एल्स इफ, मतलब हमने दूसरी कंडीशन लगाई, और यहाँ पर हम कहेंगे अगर ऐसा यदि ऐसा है तब तो फिर यहीं से काम खत्म हो गया, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन चेक हुई
और फिर कोई आउटपुट रिटर्न किया गया, और लास्ट में हम एल्स भी कह सकते हैं, और तब हम क्या कहेंगे कि फिर हमारा जो स्टेटमेंट, जो भी हमें लिखना है, जो भी अपना काम करना है, वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे और अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। हालांकि इस सूडो कोड में ये जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ इफ भी लिखा है, फिर एल्स इफ भी लगा है और एल्स भी लगा है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी पड़े। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि एक ही बार में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी इफ के बाद सीधे एल्स पे भी आया जा सकता है। लेकिन अगर कंडीशंस ज्यादा है तो इफ के बाद एल्स इफ का यूज भी किया जा सकता है। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि मल्टीपल कंडीशंस हो, पर यह भी जरूरी नहीं कि सिंगल ही कंडीशन हो। दोनों केसेस में आप काम कर सकते हैं। अब क्या आपको फायदे हैं रिकर्शन के? तो देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये है कि इट रिड्यूसेस अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शन। बार बार फंक्शन को कॉल करने की प्रक्रिया से आप बच जाते हैं। ये आपके फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को, जो अननेसेसरी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, उन्हें रिड्यूस करता है, उन्हें आपके प्रोग्राम से कम करता है। थ्रू रिकर्शन one can solve problems in easy way while its iterative solution is very big and complex। ये बात तो सच है कि रिकर्शन का इस्तेमाल करके आप, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कोड्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स को एक लाइन में लिख पाते हैं, और आप अननेसेसरी प्रोग्राम की लेंथ को भी नहीं इंक्रीज करते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं। प्रोग्राम की लेंथ कम होती है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का टाइम जो होता है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है, प्रोग्राम ज्यादा एफिशिएंट भी होता है, और देखने वाले को ये भी पता चलता है कि आप एक बहुत ही अच्छे यूजर, आप एक एफिशिएंट यूजर हैं और बेस्ट मैनर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए कि आइटरेटिव सॉल्यूशन काफी बड़ा भी हो सकता है, और सबसे बड़ी समस्या कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। रिकर्सिव फंक्शन को लिखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है एक नॉर्मल फंक्शन के कंपैरिजन में। एक्सट्रीमली यूजफुल कब यूजफुल होता है? व्हेन अप्लाइंग द सेम सॉल्यूशन। तो रिकर्शन का इस्तेमाल तब सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं जब आप एक ही सॉल्यूशन को बार बार यूज करना चाहते हैं। अब ऑब्वियस है कि कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। जैसे सबसे पहला, इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। अगर आप रिकर्शन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट तो कम होती हैं, प्रोग्रामिंग की लेंथ तो कम हो जाती है, लेकिन मेमोरी में ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। द रिकर्सिव कॉल्स एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड ऑन द स्टैक। यहाँ पर जब बार बार फंक्शन को कॉल किया जाता है और जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इसे ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। फॉर एवरी रिकर्सिव कॉल्स सेपरेट मेमोरी इज एलोकेटेड। ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी, आपके एग्जाम के लिए, कि हर बार जब एक रिकर्सिव कॉल होती है, यानी हर बार जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया जाता है, तो सेपरेट मेमोरी इज एलोकेटेड टू ऑटोमेटिक वेरिएबल्स विद द सेम नेम। तो हर बार ऑटोमेटिक वेरिएबल अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर सेम स्टोर होते हैं और नाम उनका सिमिलर होता है, यानी एक ही नाम के कई सारे वेरिएबल्स बन जाते हैं, तो मेमोरी में बहुत सारी स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। If the programmer forgets to specify the exit condition in the recursive function, the program will execute out of memory। कभी भी प्रोग्राम लिखते समय यदि गलती से भी आपने टर्मिनेशन कंडीशन लगाना ही मिस कर दिया, माने आप भूल गए कि हम सबसे पहले वो चेक कर लें, हमने कहा ना, जैसे इससे पहले आपको स्लाइड में बताया कि हर प्रोग्राम में रिकर्सिव फंक्शन में एक टर्मिनेशन कंडीशन जरूर होगी, उसका होना कंपलसरी है, क्योंकि वो नहीं होगी तो प्रोग्राम कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेट कब करना है, प्रोग्राम से बाहर कब जाना है। लेकिन किसी भी वजह से यदि प्रोग्रामर भूल जाता है वो टर्मिनेशन स्टेटमेंट लिखना, तो प्रोग्राम जो है वो मेमोरी से बाहर चला जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, और एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि वो मेमोरी पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाए और आउट ऑफ मेमोरी वो चला जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी होती है जब हम एक रिकर्सिव फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं। चलिए अब इस चीज को हम एक आपको एग्जाम्पल से करके दिखाते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, लास्ट में असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास जाएगी, उसमें लास्ट स्लाइड में जो है 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं, पहले आप लोग ट्राई करके देखेंगे। जब आप लोग ट्राई कर लेंगे तो उसमें से जो आप नहीं बना पाएंगे वो प्रोग्राम हम आपको बना के दिखाएंगे। खैर, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं सबसे कॉमन, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड और सबसे ज्यादा मतलब यूज होने वाला प्रोग्राम है रिकर्शन का, दैट इज टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन।
रिकर्सिव फंक्शन की मदद से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना। अब जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को फैक्टोरियल तो प्रिंट करना आता ही है, पता ही चल गया है। होता क्या है, एक से लेकर के नंबर तक या फिर नंबर से लेकर के 1 तक का आप लूप चलाते हैं और अंदर किसी वेरिएबल में उनकी वैल्यूज को आपस में लूप की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और कंटिन्यूअसली वो वैल्यू अपडेट होती है और लूप के बाहर आकर के यदि वो वैल्यू आप प्रिंट कराते हैं तो वो अल्टीमेट फैक्टोरियल आपका प्रिंट हो जाता है। तो आपको पता है कि उसमें बार बार लूप चल रहा है, 1 से लेके नंबर तक चल रहा है या नंबर से लेके 1 तक चल रहा है। लेकिन अब हम इस काम को यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन लिखी है। ऊपर मान के चलिएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे होंगे। अब यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप दे दिया है INT, फंक्शन को नाम दे दिया है फैक्ट और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में एक इंटीजर है जिसका नाम n है। यानी एक ऐसा फंक्शन है जो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक सिंगल इंटीजर आर्ग्यूमेंट पे काम करेगा। अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, यदि n की वैल्यू है 0 तो देखिए सबसे पहले हम टर्मिनेशन कंडीशन ही चेक कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कहा यदि n की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न कीजिए, तो रिटर्न कीजिए 0। ये तो तब हुआ जबकि ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फिर यहाँ क्या चेक करें, यदि n की वैल्यू बराबर है 1 के तो क्या करें, तो रिटर्न 1। अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न करें, यदि n की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न करें और नहीं तो क्या रिटर्न करें, नहीं तो रिटर्न करें n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। देखिए ये वही नाम लिखा है फैक्ट और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर एक आर्ग्यूमेंट ली हुई है n की वैल्यू -1, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 और उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी क्लोज की गई है यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक फंक्शन लिखा गया है और इसमें देखिए इस जगह पर फंक्शन को कॉल किया है। कौन से फंक्शन को कॉल किया है, उसी फंक्शन को कॉल कर लिया जो फंक्शन लिखा गया था, यानी इस फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया गया। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिकर्शन। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन मतलब जो कॉल किया जा रहा है इसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रिकर्शन। खैर अभी हम इतना छोड़ के मेन प्रोग्राम पे बढ़ते हैं। अपने मेन फंक्शन हमने लिखा, मेन फंक्शन में हमने कुछ नहीं किया, 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए। बस एक तो पहले पूछ लिया कि किस नंबर का फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है, वो नंबर हमने यहाँ पे किस में स्टोर कर लिया, n में स्टोर कर लिया और f में हम आउटपुट स्टोर कर रहे हैं उस फंक्शन का। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है और n की वैल्यू सपोज आपने दी 5, तो फंक्शन कॉलिंग में n की वैल्यू 5 कॉपी होकर के इस n में पहुंच गई, यानी यहाँ भी n की वैल्यू क्या हो गई 5। अब सबसे पहले 5 मिला, उसने चेक किया कि n की वैल्यू क्या 0 है, नहीं n की वैल्यू तो 5 है, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर उसने कहा क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं भाई n की वैल्यू तो 1 भी नहीं है। इसका मतलब कहाँ आए, यहाँ आए और क्या रिटर्न करो, n जो कि 5 है इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 4, यहाँ 5 था तो n माइनस 1 क्या हो गया 4 हो गया। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ फिर वापस यहाँ पहुंच गए। अब 4 चेक हो रहा है, 4 0 है नहीं है, 4 1 है नहीं है, तो यहाँ आ गए और उस समय वो 5 तो था ही, 5 इंटू 4 इंटू 3 के लिए फंक्शन कॉल हुआ। फिर चेक हुआ 3 0 है नहीं है, 3 1 है नहीं है, तो 3 कॉल हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3, अब 3 इंटू फिर n माइनस 1 2, तो 2 के लिए फिर चेक होगा 2 0 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो फिर यहाँ आएंगे, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक चल रहा था और 2 इंटू अब क्या हो गया 1। अब 1 आया तो 1 में ये तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ क्या रिटर्न हो गया 1, यानी अब आप इसके आगे नहीं जाएंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपका कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई हुआ और बाहर जब आप आए तो 5 का फैक्टोरियल यानी 120 किसमें स्टोर हो गया f में, और इसको हम प्रिंट करा ले रहे हैं f की वैल्यू, और ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के आ गया। ये जो हमने आपको पूरा आइटरेशन का प्रोसेस बताया है, देखिए अगर प्रीवियस स्लाइड को हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपने देखिए कहीं कोई हमने लूप नहीं लगाया है, यहाँ कोई लूप नहीं लगाया गया, यहाँ सिर्फ टर्मिनेटिंग कंडीशन चेक की गई है
और टर्मिनेटिंग कंडीशन के साथ साथ फंक्शन की कॉलिंग की गई है। यहाँ पे फॉर या वाइल या किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसी तरीके से इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए हम आपको यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना करके भी समझा रहे हैं। जब सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ था तो हम मान के चल रहे हैं कि n की वैल्यू 5 थी। तो जब n की वैल्यू 5 थी तो फंक्शन कॉल हुआ, फैक्ट मान लीजिए फंक्शन का नाम फैक्ट है, तो n-1 कितना हुआ था 4, तो उसकी वैल्यू फिलहाल क्या हो गई थी 120। और जब 4 को आपने कॉल किया तो 4 इंटू n-1 यानी 3, तो ये हो गया 24। फिर उसके बाद 3 था तो 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6, और 6 था मतलब 2 था, 3 था तो फिर यहाँ 2 हुआ, और 2 इंटू 2-1 1, तो ये 2 हो गया। और अगर अब आप इन सब वैल्यूज को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते गए तो फाइनली जब ये वैल्यू हमारी आई और फिर लास्ट में 1 था, 1 फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 तो वो 0 रिटर्न करेगा। यहाँ पर हो गया आपका 1, और फाइनली आपके पास आउटपुट क्या आ गया, आपके पास आउटपुट आया 120। तो ऐसा नहीं है कि 120 यहीं पे हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट हुआ तो फैक्टोरियल ऑफ 4 में पहुंचा, 4 पे पहुंचा तो 4 इंटू 3 हो गया, 3 पे पहुंचा तो 3 इंटू 2 हो गया, 2 पे पहुंचा तो 2 इंटू 1 हो गया, 1 पे पहुंचा तो 1 इंटू 0 हो गया। तो 1 और फैक्टोरियल ऑफ 0 तो हमने लिखा है कि 0 रिटर्न करो। यहाँ पे अब ये देखिए चलेगा ऐसे, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई, कॉलिंग हो रही है बार 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 बार, पहुंचे सबसे पहले यहाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, पहले 1 हुई फिर 2 हुई और पहुंचे पहुंचे फाइनली इसकी वैल्यू हो गई आपकी 120, और इसके आधार पे आपको आउटपुट मिल गया। ये होता है रिकर्शन का तरीका। थोड़ा सा मुश्किल है, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ हमने यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिए इसी चीज को समझने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है लिखने के लिए, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी आ सकती है लिखने के लिए, और या फिर आपको एक प्रोग्राम ही दिया जा सकता है जैसे कि यहाँ लिखा है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन पावर टू रेज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि आपको क्या करना है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की एक पावर रेज करनी है एक इंटीजर के लिए। आप जरूरी नहीं, अगर फ्लोटिंग पे आप थोड़ा सा भी डाउट रख रहे हैं तो आप दोनों इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको एक पावर नाम का फंक्शन लिखना है और यहाँ पर रिकर्शन की मदद से ये काम करना है। आप लोगों को याद दिला दें, इससे पहले भी हमने एक बार आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन पावर बनाने के लिए दिया था, जिसमें दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट पे काम करने को कहा गया था कि बेस मांगिए और पावर मांगिए और फंक्शन की मदद से वो काम करके दिखाइए, पावर फंक्शन नहीं यूज करना है। तो जिसने वो बना लिया होगा वो इसे ट्राई कर सकता है, और जिसने अभी वही नहीं ट्राई किया है तो वो इसे अभी बाद में ट्राई करें, पहले वो फंक्शन बनाएं और कम से कम कोशिश करके देखें। तो एक तो ये एग्जाम्पल दिया हमने, दूसरा आपको कहा है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन फीबो टू जनरेट अ फिबोनाची सीरीज। आप 10 टर्म्स की ही जनरेट कर लीजिए, एक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है, इसके लिए आपको फीबो फंक्शन कॉल करना है। नेक्स्ट हमारा है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन रिवर्स टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। किसी नंबर को मांगना है और फंक्शन कॉल करके उस फंक्शन की मदद से नंबर का रिवर्स प्रिंट कराना है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन आपको रिकर्सिव बनाना है, एक नॉर्मल फंक्शन आपको नहीं बनाना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन सम टू प्रिंट सम ऑफ नंबर्स 1 टू n। यानी आपको n की वैल्यू मांगनी है और यदि n की वैल्यू दे दी गई 10 तो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। पर कराना ये सब कुछ रिकर्शन से है, तो ये कैसे होगा ये आपको सोचना है। आप लोग नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये एग्जाम्पल भी दे देंगे, मगर इसके लिए डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ जी मैम तो बता ही देंगी, चलो तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। देखिए हम तो बताएंगे ही, लेकिन अगर आप खुद से एफर्ट करेंगे देन आप जो है उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर आप हमारे ऊपर ही आश्रित बैठे रहेंगे तो आपको ही आगे समझने में दिक्कत होगी। थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए प्रोग्रामिंग को, इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए और ये प्रोग्राम आप ट्राई करके देखिए। तो इसके साथ ही ये रिकर्शन हमारा खत्म हो जाता है। हम आपको एडिटर विंडो में फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना करके भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो हम आपको एडिटर विंडो में खोल के दिखा दे रहे हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हमने अपने प्रोसेसर लिख लिए यहाँ पे,
अब हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे int लिख लिया। फंक्शन का नाम मान लीजिए हमने फैक्ट लिया है और हमें एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट पे काम करना है, तो हमने एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले लिया। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इफ, अब जैसे देखिए हमने आपको बना के दिखाया था, हमने कहा यदि a की वैल्यू बराबर है 0 के, तो क्या करो, रिटर्न कर दो 0। फिर अगली कंडीशन, एल्स इफ a की वैल्यू बराबर है 1 के, तो क्या कीजिए, तो रिटर्न कर दीजिए 1। नहीं तो क्या रिटर्न कीजिए, नहीं तो रिटर्न कीजिए क्या, a इंटू फैक्ट ऑफ a माइनस 1, ये किया। और इस तरह से ये तो हमने लिख लिया अपना यहाँ पर फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन लिखेंगे, वॉइड मेन आया हमारा, और यहाँ पर अब हम सिर्फ अपनी एक आर्ग्यूमेंट मांगेंगे। एक हमने यहाँ पे नंबर ले लिया, सपोज हमने ले लिया n, ठीक है। और फिर हमने स्क्रीन को क्लियर किया, एक नंबर मांग लिया, एंटर नंबर, नंबर को हमने एक्सेप्ट किया और उसको सेव कर दिया एड्रेस ऑफ n में, ठीक है। वहां तो हमने आपको दिखाया था कि हम उसको स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल में। जरूरी नहीं कि आप स्टोर ही करें, आप सीधे सीधे प्रिंट भी करा सकते थे। तो हमने क्या दिया, प्रिंटफ फैक्टोरियल इज %d, और %d यहाँ पर क्या आएगा, तो हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लिया इस तरह से, और प्रोग्राम को हमने यहाँ पे बंद किया, और हम यहाँ पर इसको सेव कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को नाम दे रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, हमने प्रोग्राम को रन कराया। F कहाँ लिख दिया, नहीं F की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, जो बता रहे हैं कि F को डिक्लेयर करना है, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट मिसिंग, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, 12-13।
कोई टर्मिनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये फंक्शन को डिफाइन करते समय फंक्शन टर्मिनेट नहीं किया जाता है। इक्वल टू 0 फैक्ट ऑफ a माइनस 1। नीचे प्रिंट ऑफ में फैक्ट एक जगह पे n तो वैल्यू ली ही है हमने, एनी वेरिएबल लिया है, n में ही मांगी है वैल्यू। ये n की वैल्यू यहाँ कॉपी होकर के हमें पहुंचेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। f जो कह रहा है अनडिफाइंड सिंबल, वो जो नीचे साइड में भी ऐसे लिखा है प्रिंट कराएंगे उसका। अच्छे ये लिखा है। देखिए यहाँ पर भी आपको 120 मिल गया है, जबकि हमने इसमें कुछ कोड डिसेबल किया है। तो यहाँ पर मैं यही चीज बताना चाह रही थी आपको कि ये जरूरी नहीं है कि आप दो स्टेटमेंट मतलब दो कंडीशन लगाना जरूरी है। जैसे देखिए इसको हमने यहाँ सीधे सिर्फ ये कह दिया कि अगर a की वैल्यू 0 है तो रिटर्न करिए 1, नहीं तो रिटर्न कीजिए a इंटू फैक्ट ऑफ a माइनस 1। और जैसे हमने आपको बताया है अगर उसमें करना है तो यहाँ पर आपको रिटर्न 0 लिखना है, इसको हम 0 लिख दे रहे हैं और तब ये कंडीशन हम इनेबल कर रहे हैं ये। और फिर से हम इसको आपको सेव करके दिखा रहे हैं और ये देखिए फिर से रन करा रहे हैं। तो अभी भी अगर हम 5 देते हैं तो भी आपको 120 मिल जा रहा है। दोनों केस में आपको जो है 120 यहाँ पर मिल रहा है। तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल का हमने आपको बना के दिखाया और ऐसे ही जो बाकी प्रोग्राम दिए हैं, फीबो है या स्ट्रिंग का रिवर्स है, जो जो दिए हैं, स्ट्रिंग का रिवर्स तो नहीं दिया, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया है, ये आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा। आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल हम आपको इनका सॉल्यूशन देंगे और कल फंक्शंस का चैप्टर हमारा खत्म भी हो जाएगा।